What's up my YouTube family? Welcome back to my channel. शुक्रिया for all the love, respect and support जितना भी आप लोग मेरे Instagram पर दे रहे हैं, YouTube पर कमेंट्स लाइक कर रहे हैं और जितने भी लोग मेरे ना चाहने वालों को प्यार दे रहे हैं, देते रहिए उनको प्यार। ऑल राइट, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अबाउट शेरू क्लासिक एंड सॉरी मैं फ़ोन को अपना साइलेंट पे कर देता हूँ। शेरू क्लासिक और ये जो स्कैम चल रहा है एथलीट से पैसे लेने का, और हम कह रहे हैं कि एथलीट से पैसे नहीं लेने चाहिए और वो एथलीट से बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। पर एथलीट आप सबको पता है कि 15,000 20,000 एक एथलीट से लिया जा रहा है, तो उसके बारे में है। तो अब तक आप लोगों ने जैसा कि देखा, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं वर्कआउट बनाओ, जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ देखना चाहते हैं मेरी। देखिए, इस वक्त मेरी ज़िंदगी में और हम सब जितने भी एथलीट हैं उनकी ज़िंदगी में इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर ये लड़ाई इस वक्त शुरू जो हुई है वो जीतेगी नहीं, सो जितने एथलीट हैं मेरे साथ वो सब हार जाएंगे और ये स्कैम चलता रहेगा। अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा शो वर्ल्ड में नंबर 3 हो गया है, वो इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में आप देखिएगा कि किस तरह से ये फिटनेस एक्सपो शेरू क्लासिक वर्ल्ड में नंबर 3 हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ और होना क्या चाहिए था। सही कहा साहब आपने, वर्ल्ड नंबर 3 हुआ है। बताता हूं एंड ऑफ द वीडियो में। आज एक इंटरनेशनल लड़की, अब तक आपने हिंदुस्तान के लोगों को देखा, आज एक इंटरनेशनल एथलीट जो मस्कत में रहती हैं और अब तक उनकी आप बीती मैंने सुनी थी, और क्योंकि इतना बड़ा मैटर था उनके पास, जाहिर है कि वो NRI हैं और उन्होंने 2 शोज खेले इंडिया में, सिर्फ 2। और वो 2 शो खेलने के बाद, एमेच्योर ओलंपिया शेरू क्लासिक खेलने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंडिया में कभी भी अब compete नहीं करूंगी। क्यों ने ऐसा बोला उन्होंने? उनके कोच इंटरनेशनल हैं और GCC के बहुत बड़े कोच हैं, उनकी भी मैं डिटेल डालूंगा कि इंटरनेशनल कोच उनका क्या व्यू रहता है। आइए देखते हैं अनिका डिसूजा क्या बोलती हैं। जो एक बिकनी लड़की स्टेज पे जब जाती है तो उनका सिर्फ मसल मैच्योरिटी नहीं देखा जाता या कंडीशनिंग नहीं देखी जाती, सर से लेकर नाखून, बाल, वॉक, यहां तक कि उनकी सैंडल्स, जी हाँ, जो शूज वो पहनती हैं सैंडल्स, वो भी मायने रखता है। किस क्वालिटी की बिकनी पहनी है वो भी मायने रखता है। सो आइए, क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो ये उन्होंने इंग्लिश में कहा है। मैं कोशिश करूंगा जितना एक्सप्लेन कर पाऊँ उन लोगों के लिए जो आज छोटे शहरों में, गांव में है, शायद उनको उनका एक्सेंट क्लियर नहीं समझ में आए। ऑल्सो उनके पास इतना बड़ा मटीरियल था कि जब मैंने ईमेल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ना मैं बोल पाऊंगा वर्बली, ना वो बोल पाएंगी वर्बली। इनफैक्ट अगर मैं अभी पोस्ट भी डाल दूं तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। सो मैंने उनसे कहा कि आप जो आपने मुझे ईमेल लिखा है उसको लिखकर सामने आ जाइए। सॉरी, मेरा ये कैसे बज रहा है जब मेरा फ़ोन साइलेंट पे है। सो आइए देखते हैं इन्होंने जो लिखा है। मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपको इतना बड़ा बोलना है तो ना आप याद कर पाएंगी ना मैं, आप लिखिए और घर अपने सामने रख दीजिए, फ़ोन सामने रखिए और रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि कोई पॉइंट भूल ना जाएं, ताकि कोई शब्द गलत ना निकलें। हर चीज़ का प्रूफ जो हो, जो आपके साथ बीता हो, आप वो लिखें और देख कर पढ़ें। तो आप देखेंगे कि वीडियो में वो देख कर सारी चीज़ें पढ़ रही हैं और आई थिंक इट्स स्टनिंग। मैं सुन के मुझे ताज्जुब हो रहा है। अब तक सिर्फ लड़के बाहर आ रहे थे, अब काफ़ी लड़कियां भी जिनके साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं शोज़ में, वो भी निकल कर बाहर आ रही हैं। और ये इट्स अ शेम। जैसे आप बता रहे हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, अब इंडिया के बाहर ये नाम आपका चल रहा है साहब। NRI लड़कियां जो शोज़ में आपकी आती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो बताते हैं। Hi guys, my name is Anika D'Souza and I'm Indian. I'm here to talk about a couple of things that completely threw me off and why I took a decision to never compete in India or any Sheru Classic events going forward. I participated in the Sheru Classic Goa Regionals in February 2019, and although I was extremely excited to be competing in India for the very first time, that excitement didn't last for too long.
When you've been hearing and seeing that Sheru Classic competitions are being held worldwide and in cooperation with the NPC Federation with some of the top names in the industry, you expect that the format of the show are run in a similar manner, if not exactly the same. Well, my expectations were clearly too high. First, about my onstage and judging experience at Sheru Classic. The show's schedule didn't go even close as per the times that were given to us. When we were finally asked to get on stage one by one, I get onto stage once my number is called out, do my posing, come back out with the rest of the lineup, and start to see girls being called to comparisons. I was watching girls posing and could see all sorts of hideous posing routines and girls doing bodybuilding double bicep poses. This was a comparison round, not an eye-walk where girls are allowed to pose more freely. यहाँ रोकना चाहूंगा मैं, sorry to cut her. आपने कहा कि IFBB के रूल के हिसाब से पूरा शो होता है, यही कहा था ना साहब? वो वीडियो का जवाब तो दिया नहीं आपने अभी तक, खामोश बैठे हैं. इसका जवाब दीजिए. IFBB प्रो में क्या कोई बिकनी गर्ल, बिकनी जब कॉम्पिटिटर होती है, क्या वो डबल बाइसेप करती हैं या नहीं करती हैं? ये प्रूफ है. आप समझ रहे हैं? आगे और भी आएगा. आपने तो कहा था कि सारा सब कुछ IFBB के रूल के हिसाब से चलता है. आपका, मिस्टर गांधी का, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है. तो क्या IFBB के कौन से शो में IFBB के बिकनी कॉम्पिटिटर बाइसेप, डबल बाइसेप पोज करती है? मुझे बताइए साहब. आपके शो में करती हैं, क्यों? अलाउड कैसे हुआ साहब? क्या आपके जजेस ये इस काबिल नहीं है? उनका अलग बना रहा हूं, अलग आ रहा है एपिसोड उनका. आगे देखिए. बाइसेप, डबल बाइसेप पोज जी. Now, I'm not saying that my posing is flawless, but there's a basic routine that needs to be followed in the NPC women's bikini, which is a front pose, transition, and back pose, and then back to a front pose again, where actually women aren't meant to show off their back while posing, especially if you have longer hair. You're just supposed to let it stay on your back. These are just basic things you learn by just watching endless competitions and posing videos from all over the world. Most of the girls do not have the right walk, let alone the posing routine. I have personally spent money for coaching lessons from IFBB pro athletes only to find out that these details that you spend... अजान हो रहा है पीयूष, कट कर दो मिनट बाद, अजान के बाद. तो ये था पहला रूल जो आपने ब्रेक किया IFBB का. आइए देखते हैं आगे प्रूफ के साथ. Most of the girls do not have the right walk, let alone the posing routine. I have personally spent money for coaching lessons from IFBB pro athletes only to find out that these details that you spend time learning and practicing are not considered whilst judging. If you follow some of the NPC head judges, such as Becky Clausen, you get to understand what exactly judges are looking for in an athlete and what they expect of them. Moving on, a competitor is taught to always make eye contact with the judges. And I was doing exactly that when I noticed that the judges had a lot to discuss about during judging. From what I know, judges are not even supposed to talk to each other whilst judging, but they were so loud that you could vaguely hear them from stage. Also, सुना आप लोगों ने, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो जजेस हैं, एज पर रूल, जो एथलीट अपनी जिंदगी का सब कुछ लगाकर स्टेज पर आता है, उस एक मिनट के लिए, उस एक पल के लिए, उस पल में सारे जजेस को देखना है उनकी तरफ, नीचे से ऊपर तक, और तब जाकर के उनका जो भी रिजल्ट है वो देते हैं. लेकिन आपने सुना इन्होंने हमारे शोज में जो इनके जजेस थे, इतनी मेहनत करके पानी रोक के, नमक रोक कर आदमी स्टेज पर आता है. आई कांटेक्ट तो बहुत दूर की बात है. इनका कहना है कि वो जजेस आपस में बात कर रहे थे और ये आई, और क्या बात कर रहे थे सर आप? ये क्या रूल, आपके रूल है? ये IFBB का रूल है? आपके IFBB के रूल में ही लिखा हुआ है जो ये बोल रही हैं. आपस में दो जजेस बात कर रहे हैं जब एक एथलीट पानी नमक रोक कर वहां तक पहुंचा है उस एक मिनट के लिए, सिर्फ उस स्टेज पर. लेकिन आपके जजेस बेकरार हैं,
आपस में बात कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं और फिर नंबर फिर कैसे भी दे देंगे, करेक्ट? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात था भाई जो आपस में चिट चैट कर रहे थे जब एक एथलीट पूरी दुनिया इंडिया के बाहर से फ्लाई करके आता है? क्या बात कर रहे थे? नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग क्या बात कर रहे थे। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। Also, there was a man who was not part of the judge panel in a white shirt, sticking his head between two judges and discussing something with them. You can also see this on a YouTube link below. I didn't know who this man was until a few days after, when I started following the woman who placed first in this particular show, only to find out that he was her coach. My coach has prepped me mentally to deal with some level of politics, but the fact that someone's coach is actually talking to judges and pointing at competitors on the stage was something that shocked even my coach. Personally, I was very disappointed to find out something like this can happen and in such an obvious manner. आपने देखा क्या कहा इन्होंने? पॉइंट नंबर 3 पे हम आ गए हैं। जब दो जजेस के बीच में एक कोच जाकर के कुछ बोल रहा है, व्हाइट शर्ट में है जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, क्या बोल रहा होगा वो जज को जब बिकनी में लड़कियां खड़ी हैं स्टेज पर? क्या बोल रहा था वो कोच? नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जज को आकर क्या बोल रहे थे वो पीछे से? बाद में उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी कौन है, क्यों जज से बात कर रहा है जब एथलीट सामने खड़े हैं। तब उनको पता चला कि जो लड़की जीती हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू हर, मैं तो जानता भी नहीं, उनकी अभी तक तस्वीर भी नहीं देखी, नो डिसरिस्पेक्ट टू हर, जो जीती हैं वो उस लड़की का कोच था। तो मैं चाहता हूं मिस्टर गांधी और शेरू इस पे जवाब दें कि ये क्या सही है जो आप देश को ले जा रहे थे ना आगे, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के गॉड फादर ऑफ व्हाटएवर बनना चाहते हैं। आपके जजिंग में जिस एथलीट जो ऊपर आता है, जो उसके कोच जाके जज को बोलते हैं साहब ये मेरी स्टूडेंट है। वाह, आइए आगे चलते हैं। I've also read the rules as per the federation, and this was my second competition. So I went there preparing exactly by the book, but was kind of surprised when I saw that I'm the only one following IFBB instructions and rules. It was so much worse than my first experience at an IFBB competition in Singapore the previous year. A bikini athlete suit is not cheap in the first place, and your hair, makeup and tan are all meant to meet a certain benchmark. When you look around and see that they really don't pay attention to the details, it kind of makes you wonder about the level of competition that you've come to. In case you're wondering, I did place third in the competition. Not only me, but my coach and my sister who accompanied me noticed that there were a lot of hassle when it came to my category and judging. Everything prior to that seemed to go so quick. Even the MC was stalling the crowd because he had no clue why the judging was taking so long. If you watch the YouTube video, live cast for the show, you will see the amount of time that was spent on deliberating. It's just that something didn't feel quite right about the entire show, and it was quite obvious. So my coach, who was absolutely against me for going back in November for the Olympia Amateur, said to me that he didn't mind me going anywhere else as long as the judges are much more stricter and the level of competition is fair and I gain good experience. But I was very adamant, and I told him that I did the Goa qualifier for this and I'm going to go there with my best package yet and show them that I'm not going to give up so easily. I also showed him that I was going mentally prepared for the worst possible scenario despite what I'd bring to stage. I have extremely low expectations. Again, there's no point going to an Olympia amateur competition organized by the IHFF and Sheru Classic and expect top level organization, because honestly they do things as they please and barely follow any protocols or standards that one would expect from a competition of this stature. As some of the guys mentioned, the wait for the registration was unbelievable. Men and women were queuing up to the same line for every category. Not much different from my previous experience, and I'm not going to repeat it, but the only thing I'd like to say about this is that when I stepped on stage, started my walk, they told us to do a front and a back pose and exit stage. I wasn't really given a chance to complete what they asked of me and was asked to step out within seconds at prejudging. It somehow felt to me personally that the decisions were already made. It was not just me hearing the girls who were talking backstage about personal relationships or interest between organizers and athletes, but you can even see it with your own eyes, the treatment that some people get just because they know the organizers is much different to the others.
There were girls that placed in top 5 that were furious with the results as they didn't feel that it was well deserved. However, these weren't even Indian girls that were upset. They were from different countries. I placed 5th in the Olympia Amateur and I accepted my placing and left, but I knew that that was the last time I was competing in India. A lot of you must be wondering, why am I then complaining? I placed both times, but honestly, for me, this is what I do 24/7 and 365 days of the year. And this is what I aspire to do in the future too. My ultimate goal is to step on the big stage one day as an Indian athlete. Now, do I want to represent India with a backing like Sheru Classic when I have first-hand experience of the way things run? No, not at all. There's a lot of sacrifices, compromises, hard work, expenses that go into it. When you go to compete to play the game, you want to believe that you've been given your absolute best shot when you step on stage and you're being judged genuinely for the efforts that you've put in. There has to be a level playing field for every athlete. It's just disappointing that no matter what you do when you step on stage, all that isn't considered. I am nobody to critique another person's physique or to say who is better than the other, but all I'm saying is that it should be a fair game irrespective of who you know and how you know them. Nobody asked me to make this video. I wanted to share my personal experience and my personal reasons for being put off by the Sheru Classic competitions and competing in India. Also, for those men and women who intend to compete in the future, they now know what to expect before signing up to any Sheru Classic events. They have been given the rights by NPC to organize regional and pro qualifying shows, but do not meet the standards and are not strict about rules and regulations. If you wish to do something, do it in the right way, but don't do it at the expense of people that genuinely put their heart and their soul into it. I'd like to thank Sahil Khan for giving me the opportunity and a platform to voice my opinion regarding the Sheru Classic. There's no way I would have done this without any backing, but he's given enough proof for everyone to see the truth, and I'm not the only one who felt that there was something wrong. Thanks once again for listening to me, and have a nice day. All right. जैसा कि आपने देखा, इतना कुछ है कि मैं क्या क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जाहिर है इतनी इंग्लिश सबको समझ में आती है, जिन लोगों को नहीं समझ में आती है हिंदी का सबटाइटल है, फिर से आप देख सकते हैं। मतलब क्या क्या किस बारे में बात करें। जो एथलीट आपने सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि एनपीसी ने इनको राइट दिया है, ये प्रमोटर्स हैं एनपीसी के। अब एनपीसी को इन पे एक्शन लेना चाहिए। अच्छे लोग इंडिया को प्लेटफॉर्म जो दिया है इतना बड़ा, अच्छे लोग इस चीज़ को जेन्युइनली आगे बढ़ाएं। और ये जो इनका पॉइंट है, ऑर्गेनाइजर्स और एथलीट के बीच में जो ख़ास लोग हैं इनके, जो आप देख रहे हैं आसपास में, वही एथलीट बोल रहे हैं ना, जो इनके बहुत नज़दीक वाले हैं। उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, उनका रिलेशनशिप देखिए, कितनी तस्वीरें साथ में डाली, क्या क्या कर रहे हैं। यही लोग जीतेंगे भाई। और जो जीते हैं, जो जीतने वाले हैं, वही बोल रहे हैं। पूरा देश का एथलीट एक तरफ है और ये जो इनके खास हैं वही बोल रहे हैं। आपने खुद सुना, जैसा कि आपने देखा बैक स्टेज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे तो नहीं पता। मैंने कोई डिक्टेट नहीं किया कि बैक स्टेज में क्या होता है, उसका मुझे बताइए। इन्होंने खुद बताया कि ऑर्गेनाइजर्स और एथलीट के बीच में बैक स्टेज में जो दोस्ती है, जो अफेक्शन इनका था, मेल मिलाप जो था वो, और जो ऐसी लड़कियां जिनसे ऑर्गेनाइजर्स का कोई लेना देना नहीं है, उनको किस तरह से अलग अलग किया गया। सेम चीज़ जो हमारे भारत के एथलीट ने बोल चुके हैं कि भाई हम लोग को वो प्रेफरेंस नहीं मिली। किसी ने कहा कि 700 रुपये में मैंने शो खेला है, और सनी जैसे लोग, अतुल जैसे लोग, गोल्ड मेडलिस्ट लोग, उन लोगों को जिसके पास काब्स खाने का पैसा नहीं है, वो 10,500 भरते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि 700 रुपये में शो खेला है, इसका मतलब पूरे भारत के जितने भी एथलीट हैं जो बोल रहे हैं कि हमने भरा है पैसा, वो सब झूठे हैं। यार कमाल कर दिया। चलिए अगला प्रो कार्ड आपको मिलेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में बोलता हूँ। बहुत पोस्ट डाल रहे हैं आप, बहुत आप लोग, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, किस तरह से अपने लोगों को साधन दे रहे हैं, किस तरह से अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। उससे पैसे नहीं ले रहे हैं, 700 में ही खेल ले रहा है। और वो आदमी जो गरीब, जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, उससे उसका खून चूस रहे हैं। 7,000 एक दिन, 3,500 एक दिन, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा।
ये चल रहा है, ये जो स्कैम है, इसी बात की बात ये मैं बता रहा हूं। ये जो जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं इस देश को कहां लेकर जाएंगे। किडनियां खराब हो रही हैं, लोगों के बाल जा रहे हैं, सर से एक्नी हो रहा है, बदन खराब हो रहा है, चेहरा खराब हो रहा है, फैमिली लाइफ, शादी की लाइफ, सब चीजें जा रही हैं। हर साल जिंदगी बदल रही है। और ये जितने 54-58 एम्प वाले लोग हैं, इनका कुछ नहीं है। इनको तो बस इस वक्त ये चाहिए कि मुझे किसी तरह से प्रो कार्ड मिल जाए, मुझे कुछ मेरा नाम हो जाए, बस। और देश के जितने भारत श्री के एथलीट लोग हैं, कभी उनका पांव काफ के तस्वीर देखो, और आप लोग भी चड्डी में तस्वीर डालो ताकि लोग इंस्पायर हों। कल मैंने लाइव में बोला था रोहित राजपूत के साथ, जो एक्चुअल रियल एथलीट हैं, जरा तस्वीरें उनकी देखिए और अपनी चड्डी को उतारिए और वो चड्डी अंडरवे में डालिए तस्वीर। मुझे जरूरत है काफ वर्कआउट की, सिखाइए मुझे। इतने लोग हैं कि मैं सुन के, मुझे हर बार अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सुन के मैं बहुत बहुत दुखी हो चुका हूं। जैसा इनकी कंप्लेन थी कि आप लोग इतना बड़ा प्रेप करके आता है आदमी, कम से कम भाई स्टेज पर 1 मिनट का समय तो दो, जो प्री जजिंग में आपने उनके साथ नहीं किया। इतना कुछ करके आता है आदमी, नाखून से लेके अपनी सब कुछ, और उनको स्टेज पर 1 मिनट तक नहीं मिलता है प्री जजिंग में। ऐसा कई लड़कों ने भी बोला है, मेंस फिजिक, बॉडी बिल्डर, सब ने बोला भाई इतना तो टाइम दो, कितनी जल्दी है। और इतना अगर समय कम है, शो एक्सपो बंद होने का टाइम आ गया है, तो इतने लोगों से पैसे क्यों ले लेते हो? सबको ले लेते हो, सबसे पैसे उस वक्त तो ले लेते हो, और उसके बाद आपको जल्दी होती है कि भाई जल्दी करो ताकि शो का टाइम खत्म हो जाएगा, आपके एक्सपो का टाइम खत्म हो जाएगा, इसीलिए जल्दी करते हो ना भाई। कम लोग लो फिर, ताकि जो आदमी आए उसका सही तो हो कुछ, कम से कम उनके इंस्टाग्राम के लिए तस्वीर खींचने का मौका तो मिले, वीडियो बनाने का टाइम तो मिले, क्योंकि आप तो कुछ इसके ऊपर दोगे नहीं। आइए आगे बात करते हैं। एक साहब हैं एक्सपो के ओनर, एक वो गांधी थे और एक ये गांधी हैं। आपने कहा कि 3 साल में हमारा एमेच्योर ओलंपिया, हमारा एक्सपो, हमारा शेरू क्लासिक फिटनेस एक्सपो, ये 3 साल में वर्ल्ड में नंबर 3 हो गया। 3-4 साल में, ये कहा आपने, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, आज सुबह की बात है। जी हां, आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। ये 3-4 साल में आपने लिम्बोर्गिनी गाड़ी से लेकर के वर्ल्ड नंबर 3 पे फिटनेस एक्सपो को पहुंचा दिया। अब बताइए मुझे कि ये 3-4 साल में वो एथलीट कहां पहुंचे? जो जीते हैं वो कहां पहुंचे? क्या वो वर्ल्ड नंबर 3 नंबर पे आए? जिन्होंने जीते हैं उनसे भी सवाल है ये। वो एथलीट नंबर 3 पे नहीं आए, लेकिन आपका एक्सपो नंबर 3 पे आया साहब। उन एथलीट का क्या जो पिछले 10 साल 15 साल से तैयारी करके आपके एक्सपो में आए, पैसा दिया, मेहनत की, जिंदगी का सब कुछ लगा दिया, उनके घर पे कोरियर भी नहीं पहुंचा साहब। वो वर्ल्ड नंबर 3 पे आए? नहीं आए। आपका एक्सपो शो वर्ल्ड नंबर 3 पे आया है ना, वही पोस्ट डाल रहे हैं। जाहिर है एक शो में 1000 एथलीट आता है, यही बोलते हैं ना आप, 800 से 1000 एथलीट एक शो में अगर आता है, मुंबई के शो की बात सिर्फ करें अगर, उस एथलीट से आप 20,000 रुपए लेते हैं, 15 से 20,000 के बीच में प्रो टैन ये वो सब मिला के, 800 से 1000 एथलीट और 20,000 रुपए, कैलकुलेट करिए साहब कितना हुआ। फिर से मैं पूछ रहा हूं, 1.5 से 2 करोड़, 2.25 करोड़ की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक शो में, सिर्फ एथलीट से। 20-20 साल, 30-30 साल से प्रेमचंद डेगरा, इतने सारे एसोसिएशन बॉडी बिल्डिंग का शो करा रहे हैं, वही टेंट वाले लोग जहां से शेरू निकल कर आया है। आज तक उन लोग वर्ल्ड नंबर 3 पे नहीं पहुंच पाए। भारत सरकार